हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस में जंतु विज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे और जिसमें नौवां और सबसे अंतिम हम लोगों का मेटा जो है बहुकोषीय जीव क्या है, संघ कॉर्डेटा। ठीक है, तो संघ कॉर्डेटा जिसकी मुख्य पहचान क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे संघ कॉर्डेटा की मुख्य पहचान होती है इनको आप कशेरुकी के नाम से भी जानेंगे, वर्टिब्रास के नाम से। ठीक है, इनको आप कशेरुकी के नाम से भी जानेंगे। इनकी मुख्य पहचान आप कह सकते हो इनके पास रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है, इनके पास स्पाइनल कॉर्ड होगा, रीढ़ की हड्डी। तो इनमें नोटोकार्ड होता है। नोटोकार्ड का भी अर्थ लगभग में आप रीढ़ की हड्डी या कशेरुकी के रूप में लगा सकते हैं। इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग की त्वचा में छिद्र होते हैं तो इनके पास क्लोम छिद्र होंगे, ताकि ये अंदर की चीज़ों को, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको त्वचा के माध्यम से भी अंदर बाहर कर सकते हैं। इनमें नालदार मतलब ट्यूबियल फॉर्म में, नलिका के फॉर्म में तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। ठीक है, हम लोग की बॉडी में भी होता है। तो संघ कॉर्डेटा में मुख्य रूप से आप मनुष्य को अपने दिमाग में रख के समझ सकते हो। बाकी उसके अलावा भी बहुत से जीव, जिसमें जितने भी हम लोगों के आसपास के जीवन के जीव हैं, सामने घरेलू पशु वगैरह, फिर बहुत जितने प्रकार के आप सोच सकते हैं जंगल के मोस्टली पशु जो हम लोग जानते हैं, सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से लेकर मनुष्य भी इसमें आता है। तो आप कोई भी चीज़ को समझने के पहले या समझने के साथ साथ अपने दिमाग में मनुष्य को रख के चल सकते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा के वर्गीकरण की यदि बात करें तो इसको कितने वर्गों में बांटा गया, 13 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर उससे संबंधित केवल 3 या 4 चीज़ों को ही यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इनका मुख्य पहचान तो आप बोलेंगे कशेरुकी कहलाते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है इनके पास क्लोम छिद्र मतलब रोम टाइप के होते हैं, जिससे अपनी चीज़ों का एक त्वचा के माध्यम से ही उत्सर्जन वगैरह कर सकते हैं। और इनके पास नलियाँ बहुत सारी, जैसे हम लोगों के पास अपनी क्या बोलते हैं मतलब धमनियाँ होती हैं, सरायाँ होती हैं, तो ये सभी नलियों के फॉर्म में होती हैं। तंत्रिका रज्जु के रूप में हम लोग की पूरी बॉडी के अंदर से पोली या खोखली होती है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नालदार। हमारे पास नर्वस सिस्टम वगैरह भी होता है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से 13 वर्ग हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल 4 या 5 वर्ग ही पढ़ते हैं, उतने उसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते भी नहीं हैं। तो यहीं से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संघ कॉर्डेटा के यदि हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग पहले इस नंबर पर पढ़ने वाले हैं क्या, मत्स्य वर्ग अपना, स्पीसीज, ना कि फिशेस। देख, क्योंकि फिश मतलब होता मछली, और फिश का मतलब होता मछली, और मछली का मतलब होता समुद्र में रहने वाला कोई भी जीव। लेकिन मत्स्य वर्ग में ऐसे ही जीव आएंगे जो पानी में तो रहेंगे, लेकिन उनकी पहचान अन्य पानी में रहने वाले जीवों से अलग होगी। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी के सभी जो जंतु हैं, कौन हमारे मत्स्य वर्ग के हैं, ये सारे के सारे असमतापी होते हैं। ठीक है, असमतापी होते हैं मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब ये किसी भी प्रकार के, असमतापी का मतलब होता है ठंडे और गर्म स्थान, किसी भी प्रकार के स्थान पर रह सकते हैं। जैसे मनुष्य का आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग नियत तापी या समतापी होते हैं, मतलब हम लोगों को हमेशा एक सा मौसम चाहिए। लेकिन मछलियों के लिए किसी प्रकार से, यानी मत्स्य वर्ग के लिए किसी प्रकार से एक सा मौसम नहीं चाहिए। ठंडे स्थान में भी रह सकते हैं, गर्म स्थान में रह सकते हैं। इनकी बॉडी स्वयं को एडजस्ट करती है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो स्वयं को एडजस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग पंखा चला के गर्मी के मौसम में एडजस्ट होते हैं, और ठंड के मौसम में हम लोग पल्ली या कपड़े पे पल्ली ओढ़ के या फिर रजाई ओढ़ के, बोलना चाहिए पल्ली से तो सब लोग नहीं जानते, रजाई ओढ़ के या फिर हम लोग कपड़े वगैरह पहन के या फिर अपने आसपास कहने को सिगड़ी वगैरह जला के या हीटर वगैरह जला के अपने आप को ठंडा गर्म रखने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने आप को मौसम के अनुसार नहीं ढाल पाते, इसलिए मौसम को हम लोग अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो असमतापी का मतलब दोनों प्रकार के मौसम में आसानी से रह सकते हैं। इनका हृदय द्विबेसमी होता है, मतलब हमारे मनुष्य का हृदय भी कैसा होता है, द्विबेसमी। तो इनका हृदय भी द्विबेसमी होता है, किंतु इनके पास एक कमी होती है, ये केवल अशुद्ध रक्त ही पंप कर पाते, शुद्ध रक्त को ये पंप नहीं कर पाते। ये फैक्ट को भी आपको याद रखना, कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है। तो जो मछलियाँ नाम का जो वर्ग है, उनके हृदय से केवल अशुद्ध रक्त ही पंप हो पाएगा। जैसे हम लोग मनुष्य का जो हृदय होता है उसके द्वारा हम लोग शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्तों को पंप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से केवल अशुद्ध को ही रक्त को पंप करेगा। बाकी जो शुद्ध रक्त है वो स्वतः ही अपने हिसाब से जितना कहने को निकल जाएगा, लेकिन उसकी पंपिंग नहीं हो पाएगी। अगला फैक्ट हम लोगों को क्या रखना है, इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम, तो पीछे ही पढ़ा था आपने, क्लोम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का काम क्या होता है, श्वास लेना। तो क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं इनके पास, जो जल में विलीन ऑक्सीजन को ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इनको सांस लेने के लिए ऊपर बायोजल में मुँह निकाल के देने की जरूरत नहीं होगी। ये जल में विलीन या जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही अपने श्वास के लिए उपयोग कर सकते हैं।
कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, ठीक है। कुछ मछलियों के जो कंकाल हैं, उपास्थि मतलब कार्टिलेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो जिसको आप एक प्रकार से मुलायम हड्डी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो कुछ हड्डियों, कुछ मछलियों का कंकाल एकदम मुलायम टाइप की हड्डी जिसको उपास्थि कहते हैं उसका बना होता है, बाकी मोस्टली का तो मजबूत और विकसित हड्डी का बना होता है। तो मेन तो आपको यहाँ से जो परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे आते हैं, इससे आते हैं और इससे आते हैं, ठीक है। इनका हृदय द्विबेसमी होता है और इनके पास अशुद्ध रक्त ही पंप हो सकता है। इनके पास क्लोम या गिल्स, तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ से ही कि मछलियों के पास क्या होते हैं, क्लोम या गिल्स शब्द हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा है। मुख्य रूप से मछलियों का उदाहरण कौन कौन है, रोहू नाम की मछली अपने भारत में भी खूब पाई जाती है, कतला भी पाई जाती है और समुद्री घोड़ा, ठीक है। तो समुद्र की जो समुद्र यानी गलत बोल रहे हैं हम, घोड़े जैसे मुँह वाली मछली को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा कह देते हैं। तो कुछ लोग इसको दरियाई घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो समुद्री घोड़ा पक्का क्या है, मछली है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेढक महोदय आ चुके हैं। तो एम्फीबिया वर्ग, इसका प्रमुख लक्षण क्या होगा, तो ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ठीक है। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो जल में भी रह सकते हैं व थल में भी रह सकते हैं, ठीक। उनको आप एम्फीबियंस या फिर उभयचर कहेंगे, जिनमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या होता है, मेढक ही होता है। तो ये सभी प्राणी उभयचर होंगे, ठीक है। उभयचर का मतलब जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं। ये भी कैसे होंगे, असमतापी, मतलब किसी भी प्रकार के मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो असमतापी का अर्थ है, ठीक है। कभी भी लगता है तो बाहर निकल के आ ही जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए। आगे चलते हैं। श्वसन इनमें किसके द्वारा होगा, तो क्लोम के द्वारा भी होगा, त्वचा के द्वारा भी होगा, फेफड़ों के द्वारा भी होगा, ठीक है। तो जब ये पानी में रहेंगे तो ये क्लोम से सांस ले लेंगे, जब बाहर आ जाएंगे तो फेफड़ों से सांस ले लेंगे, और सामान्य अवस्था में त्वचा के द्वारा भी थोड़ी बहुत पेड़ पौधों की भांति त्वचा से सांस ले सकते हैं। तो उनके पास श्वसन करने के लिए तीन कहने को संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, क्लोम, त्वचा और फेफड़े तीनों होते हैं। इनका हृदय त्रिबेसमी होगा, ठीक है। अपने पास चार कहने को द्विबेसमी और चार प्रकार के मतलब क्या बोलते हैं, चार कमरे। इनके पास 3 बेसमी हृदय है, जिसमें से आप 2 को आलिंद और 1 को क्या कहेंगे, निलय, ठीक है। 2 आलिंद और 1 निलय। तो इनका पास जो है हमारे मनुष्य की अपेक्षा में 1 निलय कम है, 1 निलय कम होता है। तो ये आप लोगों को मुख्य लक्षण इसमें याद रखने हैं, किसमें, मेढक जैसे प्राणी मतलब उभयचर में। इनके पास ताप जो होता है असमतापी प्रकार का होता है। ये श्वसन तीनों चीज़ों से, क्लोम मतलब गिल्स, फेफड़ा मतलब लंग्स या बुक लंग्स, और त्वचा मतलब स्किन, तीनों चीज़ों से सांस ले सकते हैं। इनके हृदय जो है 4 भागों में ना बटा होकर 3 भागों में बटा होता है, इसमें से 2 आलिंद और 1 निलय होता है। और हमारे एम्फीबिया वर्ग का सबसे फेमस उदाहरण क्या है, मेढक है। आप लोग यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। हम यहाँ पर लिख के इसको काट देते हैं। तो मगरमच्छ भले पानी में भी रहता दिखता, कछुआ भी आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखें। कछुआ भी जो है वो भी एम्फीबिया वर्ग में नहीं आता है, रेप्टाइल क्या है, अपना उभयचर प्राणी नहीं है। आगे चलते हैं। सरीसृप वर्ग की बात करें, जिसको आप लोग रेप्टाइल्स भी कहते हैं, जो सड़कते हैं, या फिर कहने को इस प्रकार से रैंक के अपनी गति दिखलाते हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे रेप्टाइल्स। तो इसके प्रमुख लक्षण की बात करेंगे तो इसके प्रमुख लक्षण में क्या है, ये वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु, मतलब यहाँ पे पहली बार आपको कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी शब्द देखने को या जानने को मिले। इनके पास अच्छी लंबी और विकसित रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। और ये असमतापी जंतु होते हैं। ये कैसे जंतु होते हैं, तो ये भी असमतापी होंगे। तो अभी तक हम लोग जितने भी जंतु पढ़े हैं यहाँ पे अपने क्वाड्रेटर संघ में, सबके सब असमतापी हैं, मतलब इनको कपड़े वपड़े पहनने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, किसी भी मौसम में आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये असमतापी जंतु होते हैं, ठीक है। इनके पास 2 जोड़ी पाद होते हैं, मतलब पैर होते हैं। इनके पास 2 जोड़ी मतलब 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, जैसे हम लोगों के पास 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं, मतलब ये 2 जोड़ी, एक जोड़ी ऊपर की हाथ के रूप में और एक जोड़ी नीचे के पाँव के रूप में। तो इनके पास भी सेम 2 जोड़ी पाद होते हैं, मतलब कुल मिला के 4 पैर होते हैं हम लोगों की भांति। बच्चे के ऊपर के 2 हाथों का हम लोग हाथ के रूप में उपयोग कर लेते हैं, और ये लोग उसको भी पैर के रूप में ही उपयोग कर पाते हैं, साथ में थोड़ा बहुत हाथ के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। इनका कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। अस्थिल मतलब इनका पूरा जो कंकाल होता है वो अस्थिल मतलब हड्डियों का बना होता है, बोन्स का बना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, तो श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। इनके पास पूरे के पूरे विकसित बुक लंग्स या फेफड़े होंगे इनके पास। यहाँ पर चाहे आप छिपकली की बात करें, चाहे मगरमच्छ की बात करें और चाहे घड़ियाल की बात, उनके पास विकसित फेफड़े होंगे, ठीक है। तो ये केवल फेफड़ों से ही श्वास लेंगे, ठीक है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है।
इनके जो अंडे होते हैं, ये सारे अंडे देंगे, ये भी आप लोगों को शायद पता है। तो ये इनके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच के ढके होते हैं, मतलब इनके अंडे भी सफ़ेद सफ़ेद होंगे। उनके ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद जो कवच है वो काहे का बना होगा, तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। हृदय इनका सामान्यतः त्रिकक्षीय होगा, ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने जो मेढक वाला पढ़ा था उनके पास भी त्रिकक्षीय हृदय था, तो इनके पास भी सेम त्रिकक्षीय हृदय होगा। लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, चार कक्षीय होता है। मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, चार कक्षीय। इसलिए हम लोग मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो हृदय है वो किसके समान है, मगरमच्छ के समान। तो मगरमच्छ के आंसू या फिर घड़ियाली आंसू बहाने में मनुष्य सक्षम होता है। हम लोगों ने सुन रखा है वाला अपना कहावत या लोकोक्ति, तो हमने ये तुक्का बना रखा है याद रखने के लिए कि मगरमच्छ का हृदय बस किसका है, मनुष्य के जैसा है। बाकियों के जितने भी हम लोग के रेप्टाइल से सही सब वर्ग हैं उनका जो हृदय होता है किस प्रकार का होता है, त्रिकक्षीय होता है। इनको उदाहरणों की बात करें तो रेंगने वाले जीव आपको याद रखना, जो रेंग के आगे बढ़ेंगे, तो छिपकली, सांप लिखा है ये, ठीक, घड़ियाल, कछुआ, ठीक है। इस प्रकार से जो भी जीव आप लोगों को रेंगते हुए दिखेंगे, पर कैचुआ नहीं, कैचुआ हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जीव जो हैं वो क्या होते हैं, रेंगने वाले जीव हैं, अर्थात सरीसृप वर्ग में आते हैं। और हम लोगों को आगे जाके पढ़ने मिलेगा कि जो मनुष्य का विकास भी हुआ है, तो मनुष्य का विकास भी किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे सरीसृप वर्ग से हुआ। क्योंकि हम लोग भी जब बचपन में शिशु रूप में होते हैं तो मुख्यतः हम लोग रेंग के ही आगे बढ़ते हैं, मतलब खिसक के आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य का विकास जो हुआ है सरीसृप वर्ग से हुआ। ये क्वेश्चन भी खूब परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ से एक आपको भूगोल जैसा क्वेश्चन है, जियोलॉजी जैसा क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है कि मीसोजोइक युग जो है उसको रेप्टाइल का युग कहते हैं। तो हम लोग के पृथ्वी के इतिहास में एक मीसोजोइक युग था जो आज से करोड़ों साल पहले था। उस समय युग पृथ्वी पर केवल कौन से रेप्टाइल्स पाए जाते थे, और आप लोगों को फिर से बता दें या फिर जहाँ तक अभी तक बताएं तो पहली बार बता दें आज की क्लास में कि डायनासोर भी जो थे मुख्य रूप से क्या थे, तो सरीसृप थे या रेप्टाइल्स थे, ठीक है। तो अपना जो मीसोजोइक था उसी में जुरासिक युग आता था। तो मीसोजोइक को पूरा का पूरा डायनासोर युग भी या जुरासिक एरा भी कहते थे। तो या फिर एक शब्द में क्या कह देंगे आप, सरीसृप एरा भी या रेप्टाइल का युग भी कहते थे या कहते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सरीसृपों संबंधी यहाँ पे आप लोगों से इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर किए गए हैं पिक्चर्स के साथ। तो आप लोग इनको देख के अपने ज्ञान को स्थिर बनाइए और लगातार बढ़ाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहला फैक्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है, नागराज है। और नागराज चित्र आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो एकमात्र सांप ऐसा है जो घोंसला बनाता है, किसके, घास फूस की सहायता से। नहीं तो हम लोगों को पता है जितने भी इधर सांप होते हैं वो दूसरे खासकर चूहों जैसे कोई भी जो जीव होते हैं उनके बिल पर आक्रमण करते हैं और उनको नष्ट करके उनके बिल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये सांप जो नागराज है जो खुद अपना घोंसला बनाएगा और भोजन के रूप में क्या करेगा, दूसरे सांपों को खाएगा, ठीक है। तो मेहनती है अपने आप में और दो लोगों को धोखा नहीं देता है, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, नागराज पड़ गया है। अगला फैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है, हेलोडर्मा। तो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है भैया हेलोडर्मा, ठीक है। दूर से लिखते हैं, इसका हाँ मुँह साइड नहीं जाती तो वो काट सकती है, क्योंकि एकमात्र जहरीली जो हम लोग के घर में पाई जाती है वो किसी भी प्रकार से जहरीली वगैरह नहीं होती है। तो हेलोडर्मा नाम की जो छिपकली है विश्व की एकमात्र छिपकली है जो कि कैसी है, जहरीली है। बाकी सब छिपकलियाँ तो ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अगली बात है समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सांप जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिश भी कहेंगे, क्योंकि समुद्र में होता है पानी और पानी से क्या बन जाता है, हाइड्रो, और सांप चूँकि वो पानी में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, फिश पड़ गया। तो हाइड्रोफिश भी कहेंगे आप इसको, ना कि हाइड्रो स्नैक, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, मतलब उसका जो काटा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक विष छोड़ेगा। तो हाइड्रोफिश आपको याद रखना है। फिर मेबुइया जो है एक बिल बनाने वाली मछली छिपकली है, ठीक है, जो जिसका प्रचलित नाम क्या है, स्किंक है। तो ये है भैया आपकी मेबुइया छिपकली। मेबुइया की फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों के लिए डाली गई है। तो ये मेबुइया छिपकली है या फिर लिजार्ड है, ठीक है, जो कि बिल बनाती है, मतलब यानी किसी भी मिट्टी में इस प्रकार से खोखला कर लेगी। जब आप लोग बिल समझते हैं क्या होते हैं, तो वो बिल बनाने वाली छिपकली मात्र कौन सी है, तो मेबुइया है। तो इन चारों तथ्यों को भी आपको याद रखना है कि एकमात्र घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है, नागराज है। तो काफ़ी पुराने और इजी फैक्ट हैं, तो आप लोग भी इनको याद रख के अपने डेटा को कंफर्म कर सकते हैं, दूसरे लोगों की बराबरी करके कम से कम कंपटीशन में पिछड़ना तो बंद ही कर दीजिए। आगे चलते पक्षी वर्ग की अब बात करते हैं। इसको आप लोग एप्स के नाम से भी जानते हैं, बर्ड्स नहीं बोलना इनको, आपको एप्स बोलना है यहाँ पे बायोलॉजी में, क्योंकि एबियरी का मतलब होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ये शब्द आप लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शायद पढ़ रखा हो।
तो पक्षी वर्ग की बात करें तो इनके अगले पाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में ही रूपांतरित हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना कि पक्षियों के पास जो अगले पाद होते हैं तो वही जैसे हम लोगों के पास जो हाथ हैं, इनके हाथ ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाली बात हमने आपको पीछे जब हम लोग जैव विकास पढ़ रहे थे उस समय भी चर्चा में लाए थे, तो वहाँ से आप लोग उसको रिकॉल करके याद फिर से रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इनके अगले पाद जो है उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका हृदय मनुष्य की भांति होता है, इसलिए मनुष्य जो होता है बात बात पे उड़ने की प्रयास करता है, क्योंकि हम लोगों का जो हृदय है किसकी भांति, पक्षी की भांति। कैसे हम बोल रहे हैं ये वाली बात, तो इनका हृदय 4 बेसमी, उनके पास 2 आलंद और 2 निलय से, मनुष्य के पास भी 2 आलंद और 2 निलय होते हैं, ठीक। ये समतापी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। तो ये समतापी की कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। समतापी का अर्थ है ये कहने को कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये केवल एक ही प्रकार के मौसम में रह सकते हैं। इसलिए हम लोग अक्सर अपने एमपी के जीके में भी पढ़ते हैं, फिर अपने भारत के जीके में भी पढ़ते हैं कि जो साइबेरियन पक्षी या सारस होते हैं, ठीक है, वो बेचारे साइबेरिया से उड़ के कहाँ तक आते हैं, अपने भारत तक आते हैं। जब वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और भारत में गर्मी का मौसम होता है, तो वो उसी अपने गर्म वाले मौसम को खोजते कहाँ तक आते चले जाते हैं, नीचे तक, क्योंकि उनको एक ही प्रकार के मौसम में रहने की आदत होती है, ठीक है। तो पक्षी जो होते हैं समतापी होते हैं मनुष्य की भांति, तो इसलिए हम लोगों को उड़ने की आदत खूब होती है पक्षी के जैसे। फिर खूब एक मन में इच्छा होती है कि हम भी उड़ें, क्योंकि हम लोगों के पास हृदय भी उनके जैसा है और शरीर का तापमान भी कैसा है, अपना क्या बोलते हैं, पक्षियों की भांति। आगे चलें। इनका श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। तो हमारे पास भी फेफड़ा है, इनके पास भी क्या फेफड़ा, मतलब बुक लंग्स हैं या लंग्स हैं। इनमें मूत्राशय लेकिन अनुपस्थित होता है, ठीक है। इनके पास मूत्र विसर्जन करने के अलग से कोई किडनी, मतलब मूत्राशय जिसको हम लोग जहाँ तक ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, तो इनके पास मूत्राशय नहीं होता, मनुष्य के पास होता है। तो ये वाला थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। और कुछ किताबें लिखती तो ये भी आपको बताते हैं कि ये हम मतलब जो मनुष्य होता है उसके द्वारा जो मूत्र विसर्जन किया था उसमें मुख्यतः यूरिया होता है, इनके पास मुख्यतः क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये मुख्यतः यूरिक अम्ल का विसर्जन करते हैं। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। उदाहरणों की बात करें तो कौवा आप लोग जानते हैं, मोर, चिड़िया, तोता इत्यादि क्या हैं, पक्षी जगत के मुख्य जीव हैं। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप इनके हृदय सेम होता है, ठीक। ये समतापी के रूप में अपने पास फेफड़े रखते हैं। तो इन 2 फैक्ट्स को आप लोग याद रखो। एक हमने एक्स्ट्रा लिख के दे दी, ये लोग मूत्र के रूप में, मतलब उनके पास मूत्र अलग से तो नहीं है, लेकिन इनके पास जो मल द्वार है और मूत्र द्वार, जब दोनों एक ही काम, दोनों अंग एक ही जगह, मतलब दोनों काम एक ही अंग से होगा, तो यहाँ पर इनके मूत्र के रूप में ये किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिक अम्ल का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए हमें याद आया, तो हमने आपसे यहाँ पे इसको शेयर किया है। तो टॉपिक काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है, बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है और ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश नहीं करें। मेहनत तो ध्यान आप लोग अपने सभी सब्जेक्ट्स पर दे के चलना है। साइंस वैसे ही हम लोगों के एग्जाम्स में ज़्यादा टफ नहीं आती है, खासकर बेसिक एग्जाम्स जो 10th लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और आगे चलने की हम लोग कोशिश जारी रखते हैं। तो तीव्रतम पक्षी क्या है, अबाबील है। तो ये पक्षी संबंधी कुछ और आपसे फैक्ट शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो तीव्रतम मतलब सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन, अबाबील। इसका चित्र यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की गई है। तो ये ऐसा ही होता होगा शायद। तो तीव्रतम पक्षी अबाबील पक्षी है, ठीक है। इसका नाम वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन है, तो कीवी और एमू। तो यहाँ पे हमने आपसे एमू की हमने यहाँ पे क्या की है, पिक्चर आपसे शेयर की है, ठीक है। तो ये एमू है। तो उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन है, तो कीवी और एमू है। तो ये पक्षी ऐसे हैं जो सामान्यतः अब केवल ज़मीन पर चलते हैं, और ये हम लोगों ने पीछे पढ़े थे अवशेषी अंग। तो इनके जो पंख हैं लगातार उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी अंग के रूप में अब लुप्त हो चुके हैं, और इनके पंख के अंदर उड़ने की क्षमता क्या हो चुकी, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसी आधार पर अब ये केवल केवल ज़मीन पर तेज चल सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। सबसे बड़ा जीवित पक्षी किसे मानते हैं, शुतुरमुर्ग भी जो होता है ज़्यादा दूरी तक नहीं उड़ पाता, बल्कि ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, क्योंकि इसने भी अपने पंखों का उपयोग काफ़ी कम किया है। और ये है कि हमारा शुतुरमुर्ग अपने भारत के भी कुछ चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। तो आप कुछ लोगों ने देख रहे, कुछ लोगों ने नहीं देखे, तो हमने आपको यहीं पर दिखा दिए। तो अब से उनको जाके देख के उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड। ये बाजू में लिखा हुआ है, हमारे भारत में भी पाया था। तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, एकदम छोटा सा, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, अलीपुर नाम की जगह पे, कोलकाता में है, ठीक है। एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है, ना कि अमेरिका। तो कुछ लोग हमेशा आंसर लगाते हैं अमेरिका, तो अमेरिका नहीं, आपको क्या लगना, क्रूजर नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, या फिर जिसको आप लोग इंग्लिश में जहाँ तक जू बोल देते हैं एक शब्द में, तो कहाँ पे है,
तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये थोड़ा सा बस कुछ लोग भूल जाते हैं, कीवी और एमू। जैसे हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी भी है, तो वो पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकता और बहुत छोटा भी होता है आकार। एमू तो काफ़ी बड़ा है लेकिन कीवी आकार में काफ़ी छोटा होता है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इजी वर्ड, यहीं से हम लोगों के मानव जगत का आगाज़ हो जाएगा और हम लोग मानव के बारे में पढ़ाई करेंगे अब इसके बाद से। तो प्रमुख लक्षण स्तनी वर्ग मतलब मैमल्स या मैमलिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रमुख लक्षण क्या होंगे? तो मनुष्य मतलब हम लोगों की अब बात हो रही है जिनके पास श्वेत ग्रंथियाँ मतलब पसीने की ग्रंथियाँ और तेलीय ग्रंथियाँ मतलब सीबम ग्रंथियाँ होती हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सेबम या तेल ग्रंथियाँ क्या होती है। तो हम लोग के शरीर से जो पसीना निकलता है वो तो श्वेत ग्रंथियों से निकलता है, लेकिन वे ग्रंथियाँ जिनसे हम लोग किसी भी चीज़ को छूते हैं तो फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, तो वो किन के कारण बनते हैं? तेल ग्रंथियों के कारण बनते हैं। जितने भी स्तनी वर्ग हम लोग पढ़ने वाले, चाहे कुत्ते बिल्ली कोई भी चीज़ ऐसे, ठीक है, चाहे ये अपने पिजन वगैरह जो भी हैं इसमें दिख रहे हैं आप लोगों को, तो उन सबके पास श्वेत ग्रंथियों के साथ साथ क्या भी होते हैं? तेल ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिनको आप सीबम ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं। तो ये सभी जंतु जो होते हैं उच्च तापी होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लड होते हैं और साथ में कैसे होते हैं? नियत तापी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पीछे कंफर्म कर लेना यदि हम गलत बोले हों। तो उच्च तापी का मतलब होगा वार्म ब्लड, और जो नियत तापी होते हैं मतलब जो असम तापी होते हैं उनका अर्थ होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड। हिंदी में भी लिखा जाता है कई बार वार्म ब्लडेड। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि वही है उच्च तापी और नियत तापी का अर्थ क्या भी लगा सकते हैं आप? वार्म मतलब गर्म खून वाले। तो हम लोगों का खून गर्म होता है, इसी कारण से हम लोग मोस्टली गर्म स्थानों पर आसानी से रह सकते हैं, लेकिन ठंडे स्थानों पर रहने के लिए हम लोगों को कई प्रकार के मिनट तो कपड़े और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोगों को केवल एक ही मौसम में रहने की आदत होती है। नियत तापी मतलब इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही रह सकते हैं हम लोग, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं रह सकते हैं। इनका हृदय 4 बेस में होता है, मतलब इनके पास 4 रूम्स होते हैं हम लोगों के हृदय के पास, ठीक है। तो वो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, फिर से वो 2 आलन तो 2 निलय। फिर आगे चलते हैं। इनके दांत जो हैं जीवन में 2 बार आते हैं। हम लोगों के दांत जो होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक बार आएंगे आपके बेसिक दूध के दांत और फिर आएंगे मेनली दांत। तो हम लोगों के दांत जो होते हैं ज़िंदगी में 2 बार आते हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को द्विबार दंती, ड्यूल डेंटो ऐसा कुछ बोलते हैं। जैसे मेरे वर्ड मुँह पर नहीं आ पाया तो इन्हें इसलिए द्विबार दंती कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य का मतलब हम लोगों का जो लाल अणु मतलब आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा, तो आरबीसी मतलब सेल ना हो गया, यहाँ पे कार्पसल्स कहते हैं। तो हम लोग की आरबीसी की जो सेल होती है, कार्पसल्स होती है, पूर्णतः विकसित नहीं होती है उसके पास, क्योंकि क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। बाकी बहुत से अंग डेवलप होते हैं, तो ये अविकसित और विकसित कोशिकाओं के बीच की स्थिति दिखलाती है, लेकिन इसके पास केंद्रक नहीं होता है। किंतु 2 स्तनी या फिर मैमल्स ऐसे हैं जैसे कि ऊँट और लामा, इनके पास केंद्रक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खूब बन चुका परीक्षा में, तो आप लोग इसको याद रखें कि हम लोगों के पास जो आरबीसी है, तो आरबीसी भी एक प्रकार की सेल है उसके पास, लेकिन केंद्रक नहीं है, ठीक है। किंतु ऊँट और लामा के पास केंद्रक होता है। इनके पास बाह्य कर्ण, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? पिन्ना, इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं, तो उपस्थित होता है। जैसे कर्ण आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बाह्य कान तो है, हम लोग के अंदर कान भी जगह, जैसे हम लोग कभी सांस लेते हैं या पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है तो हम लोग को अंदर की आवाज़ ही सुनाई देती है। तो पीछे के जितने जीव थे उनके पास केवल अंतः कर्ण थे, लेकिन हम लोग के पास इस प्रकार से बाह्य कर्ण भी होते हैं। तो मैमल्स के पास या फिर इसमें अपने स्तनी वर्ग के पास मैमल्स के पास बाह्य कर्ण भी उपस्थित होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो कुछ खास तो यहाँ पे नहीं, हम लोग ये सब चीज़ें आगे जाके मनुष्य में भी रिवाइज करने वाले हैं। अगली बात आती है किसकी? प्रकार की, कि स्तनी वर्ग में, ठीक है, स्तनी वर्ग में मुख्य रूप से 2 प्रकार के जंतु यानी 3 प्रकार के जंतु आते हैं, इनको आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो आप फंस गए थे हम सोचते तो आप लोग उस बात को सोच के हमें गधा मत मानिएगा। तो इस तरह जो मैमल्स होते हैं कितने वर्ग के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामान्यतः स्तनी मतलब मैमल्स का ऐसे जीव होते हैं जो कहने को डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं या फिर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ठीक है, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो अंडे नहीं देते, सीधे क्या करते? बच्चे देते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे तो देते हैं लेकिन साथ में इनके पास दुग्ध ग्रंथियाँ भी होती हैं। मतलब मुख्यतः हम लोग मान सकते हैं कि स्तनी का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके पास दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। दे विल हैव लैक्टिक ऑर्गन्स। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास दुग्ध ग्रंथियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है? प्रोटोथीरिया नंबर 1 का अपना मैमल्स जो कि अंडे देता है, लेकिन अंडे से बच्चे बाहर निकलने के बाद वो अपने मादा के दुग्ध का भी सेवन करेंगे। जैसे कि उदाहरण कौन है आपका? एकेडना। तो ये हमने आप लोगों से एकेडना का उदाहरण शेयर कर रखा है।
तो एकेडना नाम का जीव इसके शरीर पे हल्के हल्के कांटे टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो एकेडना एक ऐसा जीव है और साथ में उसके साथ है एक डक बिल्ड प्लेटिपस, इसका पूरा नाम है प्लेटिपस। तो डक बिल्ड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बतख के मुंह समान, ठीक है, बतख के मुंह समान वाला जीव जिसका नाम पूरा बनता है डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके नाम पे आप लोग डक बिल्ड भी लिखा देखेंगे साथ में, तो इसको भी आप लोग याद रख लें आज से। तो डक बिल्ड प्लेटिपस मतलब डक के मुंह के समान वाला ये क्या होगा, एक जीवधारी होगा। डक मतलब बतख। तो ये दोनों जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर उस अंडे से बाहर निकलने का तो अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। फिर मेटाथीरिया की बात करें तो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, तो बच्चा तो कहने को बाहर निकलेगा बिना अंडे के, लेकिन बच्चा बेचारा थोड़ा सा अपरिपक्व होगा, इमेच्योर टाइप का होगा, तो उसको वे लोग, ठीक है, उसको वे लोग अपने पेट पे पाई जाने वाली एक थैली, एक बैग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्सुपियल थैली कहते हैं, तो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और फिर बच्चे को विकसित होने के लिए मतलब उसके अंदर रखे रहेंगे। ठीक है, तो मार्सुपियल थैली, इसमें तो आप लोग समझ कर तो गए होंगे अब तक कि हम किस जंतु की चर्चा करें, तो आप बोलेंगे कंगारू। तो कंगारू जो होते हैं उनके पेट के ऊपर एक छोटा सा खोल टाइप का डोरेमोन जैसे उनके अंदर यहाँ पे एक पॉकेट पाया जाता है, उस पॉकेट में अपने बच्चे को रख लेते हैं और जब तक उनका बच्चा पूर्णतः डेवलप नहीं होता है, ठीक है, जब तक उनका बच्चा पूर्णतः डेवलप नहीं होता है तब तक वो उसके अंदर रखे रहते हैं और उनकी दुग्ध ग्रंथियाँ भी इसी मार्सुपियल थैली के अंदर खुलती हैं, जिससे बच्चा उसके अंदर रहता है, वहीं पर दुग्ध का सेवन करता रहता है। बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल गए तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि जो कंगारू होता है मार्सुपियल थैली के अंदर अपने बच्चे को कितने समय तक रखता है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा डाउट है, 2 महीने 3 महीने कितना है, तो आप लोग हमें ढूंढ के बताइए। अब यूथीरिया की बात करें तो ये वाले ऐसे जंतु होंगे जो पूर्णतः विकसित जंतुओं को जन्म देंगे, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय वगैरह, जिनके जंतु पूर्णतः, इनके बच्चे पूर्णतः डेवलप होते हैं। और सबसे फेमस एग्जाम्पल इस जगत का कौन है, तो मनुष्य। तो आपको भैया थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दें कि स्तनधारी वर्ग में मुख्य रूप से मतलब इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म ना देकर कर देंगे, अंडे को जन्म देंगे, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों को दुग्ध सेवन कराएंगे, जिसमें कौन कौन आएंगे, केवल आपके एकेडना और प्लेटिपस मुख्य रूप से हमने पाए गए हैं। फिर मेटाथीरिया की बात करें तो मेटाथीरिया में ऐसे जंतु आएंगे जो बच्चे को जन्म तो देंगे लेकिन उनका बच्चा पूर्णतः डेवलप नहीं होगा, इसलिए उसको डेवलप करने के लिए वो अपने पेट के ऊपर उपस्थित पाई जाने वाली एक विशेष थैली, इसको नाम कहते थे मार्सुपियल थैली का नाम देते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और सेम हम लोग भी देखते हैं, हम लोगों के मनुष्य में भी कुछ बच्चे पूर्णतः डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको वो लोग अस्पताल में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में एक विशेष बॉक्स के अंदर कहने को उनको संरक्षित करते हैं, फिर कहने को रखते हैं। तो वो उस वाले बॉक्स के अंदर भी कौन सी थैली जैसी कौन सी थैली संरचना बनाई जाती है, तो आप बोलेंगे मार्सुपियल थैली। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से चुराया है, तो आप बोलेंगे मार्सुपियल थैली से चुराया है, ताकि उसमें बच्चे को रख दिया जाएगा, 1 से 2 महीने के लिए रखा जाता है सामान्यतः, फिर बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने यहीं से चुराई है। तो मेटाथीरिया में केवल कौन आते, कंगारू आते हैं, और यूथीरिया में कौन आता है, मनुष्य, जो कि पूर्णतः विकसित बच्चों को जन्म देगा और दुग्ध सेवन भी कराएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अब कुछ फैक्ट है यहाँ पे मैमल संबंधित, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर कर लेते हैं कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, बकरी का। जितने भी मैमल्स हम लोग देखते हैं दूध देने वाले जंतु की बात करते हैं, फिर जो अपने बच्चों को दुग्ध पिला सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जंतु हम लोग स्तनधारी मैमल्स कहते हैं। तो जिनमें सबसे ज़्यादा गर्म शरीर का किसका पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बकरी का। तो बकरी का तापमान कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम लोग को पता हम लोग का तापमान कितना होता है, 37.6 डिग्री सेल्सियस। हमने फिजिक्स में आप लोगों से चर्चा की थी। तो जितने भी प्रकार के, चाहे आप लोग गाय की बात कर लें, चाहे हम लोग कुत्ते की बात करें, जितने भी स्तनधारी आप लोग सुनते हैं, भेल मछली भी हम आपको पीछे शेयर करना भूल गए कि भेल मछली, उसके नाम में भले मछली लगा होता है लेकिन वो भी क्या है, एक स्तनधारी मतलब मैमल्स है। तो इन सभी जंतुओं का जो शरीर का तापमान होता है बकरी के तापमान से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बकरी का तापमान अधिकतम कितना हो सकता है, 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको हमने पीछे आप लोगों को एकेडना के साथ बताया था, प्रोटोथीरिया कहने को फाइलम के अंतर्गत, तो वो एक ऐसा जीव है जो कि कैसा है, बिसेला स्तनी, मतलब एकमात्र बिसेला मैमल्स, मतलब पॉइजनस मैमल्स है। समुद्री भेल, ठीक है, ये भी एक हमने पीछे बोल दिया आपसे, समुद्री भेल जो होता है वो भी एक स्तनधारी है। समुद्री भेल में लिम्ब और फ्लीपर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पाए जिसकी सहायता से वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं। तो इन शब्दों को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो लिम्ब और फ्लीपर्स पाया जिससे वो आसानी से गति कर सकती है और वो स्तनधारी होने के बाद भी समुद्र में आसानी से तैर सकती है। तो लिम्ब मतलब आप इसको बोल सकते हैं, और ये फ्लीपर्स, या फिर ये फ्लीपर्स हैं तो ये लिम्ब्स है। तो इसमें थोड़ा डाउट हो तो आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। बाकी इन्हीं की सहायता से जो बेल मछली समुद्र में आसानी से तैर सकती है, पानी में आसानी से तैर सकती है।
तो इस प्रकार से हम लोग ये जंतुओं का वर्गीकरण ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में आप लोगों के साथ हम जंतुओं के बाकी के मतलब खासकर मनुष्य के विभिन्न प्रकार के सभी अंग और उनको कैसे बनाते हैं इन सबका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अवर फ्यूचर एग्जाम्स।